ये है अरबियन पेनिनसुला। पेनिनसुला के एक तरफ अरबियन सी है जो रेड सी के जरिए मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट होता है। रेड सी बेसिकली पेनिनसुला और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बीच से बहता है और सुएज कैनाल के रास्ते मेडिटेरेनियन सी में जाकर मिलता है। पेनिनसुला के दूसरी तरफ अरेबियन सी गल्फ ऑफ ओमान में खुलता है और गल्फ ऑफ ओमान आगे पर्शियन गल्फ से कनेक्टेड है। इन दोनों गल्फ्स के बीच में है पानी की एक बेहद नैरो स्ट्रिप जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। इस स्ट्रेट के दोनों किनारों पर 3 कंट्रीज हैं, ईरान, ओमान और यूनाइटेड अरब अमीरात। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हर रोज दुनिया के सबसे बड़े शिप्स पर बेशुमार तेल ट्रांसपोर्ट करता है। इस पर थोड़ी देर में और डिटेल में बात करेंगे। इसकी नैरो विड्थ और इससे गुजरने वाले तेल की भारी मात्रा को देखते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया में तेल ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है। इस स्ट्रेट से गुजरने वाले तेल और एनर्जी प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी का अंदाजा लगाने के लिए जरा ये नंबर्स देखिए। 2024 में इस स्ट्रेट से रोजाना एवरेज करीब 2 करोड़ बैरल्स तेल और दूसरे पेट्रोल लिक्विड्स गुजरते थे। हर बैरल करीब 159 लीटर का होता है, यानी कुल मिलाकर रोजाना 3 अरब लीटर से भी ज्यादा। दूसरे वर्ड्स में कहें तो इन तेल से हम हर दिन करीब 1300 ओलंपिक स्विमिंग पूल्स को भर सकते हैं। समुद्र के रास्ते दुनिया भर में ट्रांसपोर्ट होने वाले कुल तेल का करीब 1/4 हिस्सा इसी स्ट्रेट से गुजरता है और साथ में दुनिया की करीब 5वां हिस्सा क्रेडेड नेचुरल गैस भी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अपने सबसे नैरो हिस्से में मात्र 39 किलोमीटर वाइड है। इसी वजह से यहां से गुजरने वाले शिप्स को फिक्स्ड शिपिंग लेन्स में ही चलना पड़ता है। लेकिन इतना नैरो होने के बावजूद ये स्ट्रेट डेप्थ में इतना है कि दुनिया के सबसे बड़े शिप्स भी इससे आराम से गुजर सकते हैं। पर्शियन गल्फ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते बाहर निकलने वाले बड़े शिप्स को एक बेहद केयरफुली प्लान्ड रूट फॉलो करनी पड़ती है। पहली शिपिंग लेन ईरान के टेरिटोरियल वाटर से शुरू होती है। ये लेन 3 ऐसे आइलैंड्स के बीच से गुजरती है जो फिलहाल ईरान के कंट्रोल में है, लेकिन यूएई भी इन पर अपना क्लेम करता है। इसके बाद शिप को स्ट्रेट के सबसे नैरो हिस्से की लेन क्रॉस करने के लिए ओमान के टेरिटोरियल वाटर्स में एंटर करना पड़ता है। स्ट्रेट पार होने के बाद गल्फ ऑफ ओमान में और शिपिंग लेन है जो शिप्स को वापस ईरानी वाटर से होकर आगे ले जाती हैं। हमने बात की कि पर्शियन गल्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए मेडिटेरेनियन से कैसे कनेक्टेड है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2024 में स्ट्रेट से गुजरने वाले करीब 84% क्रूड ऑयल की डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट थी, यानी एशिया की तरफ, और उस ऑयल का ज्यादातर हिस्सा सिर्फ 5 देशों तक पहुंचता था: चाइना, इंडिया, जापान, सिंगापुर और साउथ कोरिया। ईस्ट एशिया के इन बड़े मार्केट्स तक पहुंचने के लिए ऑयल टैंकर्स को आमतौर पर एक और इंपॉर्टेंट ऑयल चोक पॉइंट से गुजरना पड़ता है, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, जिस पर शायद हम किसी और वीडियो में बात करें। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नैरो तो है ही, इतना नैरो कि ये पूरी तरह इसकी बाउंड्री कंट्रीज के टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर आता है। इसका मतलब यह है कि इस स्ट्रेट में होने वाली कोई भी इंसिडेंट पूरे ट्रांजिट को रोक सकती है और वर्स्ट केस में कंट्रीज के बीच डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट की वजह भी बन सकती है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कैसे अमेरिका और इस्राएल ने मिलकर ईरान पर अटैक करके ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को मार दिया था, जिसकी वजह से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर दिया और वहां से गुजरने वाले शिप्स पर हमले करने लगा। इस तरह के इंसिडेंट्स स्ट्रेट की स्टेबिलिटी के लिए डायरेक्ट थ्रेट हैं और बाउंड्री कंट्रीज के बीच टेंशन को और बढ़ा देती हैं। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ग्लोबल ऑयल ट्रेड के लिए कितना जरूरी है, तो ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि इससे तेल की सप्लाई में जरा सी भी रुकावट उन देशों के लिए कितनी तबाहकुन होगी जो इस तेल पर डिपेंड करते हैं, और उन देशों के लिए भी जो इसे बेचकर अपनी इकोनॉमी चलाते हैं। तो सवाल यह है, तेल खरीदने वाले देशों के फॉरेन ऑयल पर डिपेंडेंस घटाने की कोशिशों के अलावा तेल उत्पादक देशों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की स्टेबिलिटी को किसी भी थ्रेट से बचाने के लिए और क्या स्टेप्स लिए हैं? देखा जाए तो सिर्फ सऊदी अरेबिया और यूएई ही ऐसे देश हैं जो पर्शियन गल्फ के बाहर स्थित पोर्ट से शिप कर सकते हैं और जिनके पास उन पोर्ट्स तक तेल पहुंचाने के लिए पाइपलाइंस भी हैं। यानी ये दोनों ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह बाईपास कर सकते हैं। सऊदी अरेबिया के पास ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है जो रोजाना 50 लाख बैरल तक रेड सी पर स्थित उसके पोर्ट तक पहुंचा सकती है। हालांकि इससे आमतौर पर इससे कम ही ट्रांसपोर्ट होता है। इसके अलावा एक नेचुरल गैस पाइपलाइन भी है जो रोजाना 3 लाख बैरल्स के बराबर गैस ट्रांसपोर्ट करने में कैपेबल है। यूएई के पास अबू धाबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन है जो तेल को डायरेक्टली गल्फ ऑफ ओमान तक पहुंचाती है। इसकी कैपेसिटी रोजाना 15 लाख बैरल्स की है, लेकिन इससे आमतौर पर इससे कम ही ट्रांसपोर्ट होता है।
और भी पाइपलाइंस हैं, लेकिन ज्यादातर छोटी हैं और इंटरनेशनल बाउंड्रीज क्रॉस करती हैं। इसीलिए रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स और देशों के बीच पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से इनका यूज लगभग बंद हो गया है। तो आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का फ्यूचर क्या है? ये एक बेहद कॉम्प्लिकेटेड सवाल है और शायद इसका पूरा जवाब देना मेरे बस में नहीं। जैसा हमने जाना, इस स्ट्रेट की इंपॉर्टेंस को इस रीजन की जियोग्राफी और भी बढ़ा देती है, खासकर इसलिए कि कोई दूसरा वायबल ऑल्टरनेट शिपिंग रूट अवेलेबल नहीं है। लेकिन साथ ही यह भी मानना जरूरी है कि यह स्ट्रेट पूरी तरह कई देशों के टेरिटोरियल वाटर्स में है, यानी इस रीजन की पॉलिटिक्स सीधे इसकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आने वाले वक्त में भी दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट्स में से एक बना रहेगा।